देखो इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफर कंपनी के बुक्स में कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। देखो ट्रांसफर कंपनी मतलब हस्तांतरक कंपनी, मतलब जिस कंपनी ने अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफरी कंपनी को ट्रांसफर किया है ना, बायर कंपनी को ट्रांसफर किया है। ये वेंडर कंपनी है ना, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, ट्रांसफर कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज जो हैं वो सेम होती है, चाहे वो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हो, चाहे वो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो, है ना। सेम एंट्रीज होती हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है ना। ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स में एंट्रीज अलग अलग होंगी जब अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा और जब अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होगा, है ना। तो ट्रांसफर कंपनी की बुक्स में देखो मैंने कुछ एंट्रीज इसमें लिखी हुई हैं, अभी एक दो और बाकी रह गई हैं, वो मैं इसके बाद में लिख दूंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि ट्रांसफर कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज हम लोग पढ़ रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी, है ना। पहली बात ये है कि जो सिस्टम होता है कि ट्रांसफर कंपनी अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर रही है ट्रांसफरी कंपनी को, है ना। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बेचने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, कुछ एसेट्स हो सकता है ट्रांसफर कंपनी के द्वारा बेच दी जाएं, कुछ एसेट्स जो है वो ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ले ली जाएं, ये बात तो कंफर्म है। इन सब प्रोसेस को करने के लिए एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता, ठीक है ना। यहाँ पे शुरुआत में मैंने तुम लोगों को जर्नल एंट्रीज बताई हैं पूरी की पूरी रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड, है ना, ठीक। और देखो इसके बाद में अब क्वेश्चन को हम लोग खत्म कैसे करेंगे। ट्रांसफर कंपनी की बुक्स में जब जर्नल एंट्रीज बनाएंगे तो नॉर्मली क्या होगा, एसेट्स ट्रांसफर करेगी, लायबिलिटीज जो है वो ली जाएगी ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा, है ना। कुछ एसेट्स ऐसी होंगी जो हो सकता है ट्रांसफर कंपनी के द्वारा डायरेक्ट बेच दी जाए, कुछ लायबिलिटीज हो सकता है पेमेंट कर दी जाए, कहाँ, ट्रांसफर कंपनी के द्वारा। लिक्विडेशन के एक्सपेंस होंगे, है ना। इसके बाद में इन सब एंट्रीज को करने के लिए हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट का उपयोग करेंगे, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ये एंट्रीज पास की जाएंगी। उसके बाद प्रॉफिट या लॉस होगा रियलाइजेशन में, उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब क्वेश्चन को अपन एंड करेंगे, ट्रांसफर कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज को खत्म करेंगे, तो फाइनली इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट से खत्म किया जाएगा, है ना, ठीक। तो ये और इसके अलावा क्या होगा, परचेज कंसिडरेशन पहले ड्यू होगा, उसके बाद में परचेज कंसिडरेशन ट्रांसफर कंपनी के द्वारा रिसीव किया जाएगा, है ना। क्रय प्रतिफल पहले ड्यू होगा, उसके बाद में रिसीव किया जाएगा, और रिसीव करने के बाद में परचेज कंसिडरेशन कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, है ना। अब इक्विटी शेयर होल्डर तो मालिक है ना, साथ में इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में क्या क्या ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देखो तो मैं शुरू से एक बार फिर से बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना। पहले एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, उसमें अपन ने एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया, है ना। और एसेट्स को ले लिया गया किसके द्वारा, कुछ एसेट्स को ट्रांसफर कंपनी के द्वारा बेच दिया गया या लायबिलिटीज को पेमेंट कर दिया गया। सब एंट्रीज रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू करी। उसके बाद परचेज कंसिडरेशन ड्यू हुआ, वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में आया। इसके बाद में रियलाइजेशन अकाउंट के प्रॉफिट या लॉस को कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। इसी प्रकार से जो परचेज कंसिडरेशन रिसीव होगा उसको भी कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और साथ में अगर कोई फिक्सिशियस एसेट्स वगैरह हैं उनको भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और लास्ट में शेयर कैपिटल वगैरह जो ट्रांसफर कंपनी की होगी उसको भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और लास्ट में अगर बैंक अकाउंट का कोई बैलेंस होगा उसको भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट जो है वो पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जब अपन
ट्रांसफरर कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज या अकाउंट बनाते हैं। ठीक है ना। तो देखो ये अकाउंट मैं तुम लोगों को जर्नल एंट्रीज बता रहा हूँ। पहले है ऑल फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, है ना। फिक्स एसेट्स लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, या करंट एसेट्स स्टॉक है, डेटर्स है, या बिल्स रिसीवेबल है, इन सबको, है ना। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को ट्रांसफर तभी किया जाएगा यदि ये ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा लिए गए हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। यदि ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा नहीं लिए गए हैं तो कैश या बैंक को कैश अकाउंट में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस चीज को याद रखना है। सॉरी। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है ना। अब जो लायबिलिटीज ले ली गई है किसके द्वारा, ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा, तो एंट्री हो जाएगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, है ना। कुछ एसेट्स ऐसी हो सकती हैं जो ट्रांसफरर कंपनी के द्वारा बेच दी गई है, खुद ही बेच दी, तो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, है ना। जो लायबिलिटीज जो है वो ट्रांसफरर कंपनी के द्वारा बेच दी गई है। कुछ लायबिलिटीज का पेमेंट ट्रांसफरर कंपनी के द्वारा किया जा सकता है, तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है ना। इसी प्रकार से लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस होंगे, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट अगर ट्रांसफरर कंपनी के द्वारा किया गया है, याद रखना किसके द्वारा पेमेंट किया गया है, ट्रांसफरर कंपनी के द्वारा पेमेंट किया गया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, है ना। फॉर बाइंडिंग ऑफ एक्सपेंसेस आर पेड बाय ट्रांसफरर कंपनी। अगर क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा किया गया है, तो उस कंडीशन में कोई भी जर्नल एंट्री यहाँ पे नहीं बनेगी, वो ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में बनेगी। समझ में आ गई ना बात। तो उसके लिए जर्नल एंट्री की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट जो है वो यदि ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, इसके बाद में परचेज कंसिडरेशन मैंने बताया ना, ड्यू होगा। परचेज कंसिडरेशन ड्यू होगा तो एंट्री क्या बन जाएगी, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा बाई ट्रांसफरी कंपनी, है ना। परचेज कंसिडरेशन ये ड्यू हुआ है। देखो अब यहाँ मैंने केवल रियलाइजेशन से रिलेटेड पहले एंट्रीज लिख दी है। अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ अगर रियलाइजेशन में, अगर प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, लॉस है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, है ना। तो देखो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट का काम खत्म हो जा रहा है एक्चुअली, है ना। ठीक, डेबिट साइड पूरी की पूरी एसेट ट्रांसफर करी, क्रेडिट साइड लायबिलिटी ट्रांसफर किए, है ना। और अगर एसेट्स की वसूली की गई तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटीज का पेमेंट किया गया तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अगर ट्रांसफरर कंपनी के द्वारा किए गए हैं तो डेबिट साइड। इसके बाद में प्रॉफिट या लॉस को कहाँ ट्रांसफर कर दिए, फाइनली इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। समझ में आ गई ना बात। अब ये जो परचेज कंसिडरेशन ड्यू हुआ है बाद में रिसीव होगा, ठीक, किसके द्वारा रिसीव होगा, ट्रांसफरर कंपनी के द्वारा। तो परचेज कंसिडरेशन में ट्रांसफरी कंपनी के या तो शेयर्स मिलेंगे या डिवेंचर्स मिलेंगे या कैश में पैसा मिलेगा, तो ये हो जाएगा रिसीट ऑफ परचेज कंसिडरेशन शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी। देखो ट्रांसफरी कंपनी के अपन किसकी बुक्स में बना रहे हैं, ट्रांसफरर कंपनी के, हमेशा याद रखना, ठीक। तो ट्रांसफरी कंपनी के शेयर्स डेबिट, डिवेंचर्स इन ट्रांसफरी कंपनी डेबिट, बैंक डेबिट टू ट्रांसफरी कंपनी। समझ में आ गई ना बात। और इसके बाद में इन सब अमाउंट्स को, जो शेयर्स मिले हैं या डिवेंचर्स मिले हैं या बैंक से जो पैसा मिला है, इसको फाइनली कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा ना। तो फॉर ट्रांसफर ऑफ परचेज कंसिडरेशन इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, है ना, टू शेयर्स डिवेंचर्स या बैंक ट्रांसफरी कंपनी में, ठीक। ये एंट्रीज मैंने बताई। अब लास्ट अपन फाइनल करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट से। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट खत्म हो गया, परचेज कंसिडरेशन ड्यू हुआ पहले, फिर ये रिसीव हो गया, रिसीव होने के बाद इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद में अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट को खत्म करेंगे
जो रिजर्व्स हैं या सरप्लस हैं या इसके अलावा फिक्टिशियस एसेट्स हैं, उन सबको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और लास्ट में बैंक अकाउंट के बैलेंस को भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उससे रिलेटेड जो 2-3 एंट्रीज हैं वो मैं इसके बाद में लिख के तुम लोगों को समझा दे रहा हूँ। देखो इसके बाद में ये लास्ट की 2-3 एंट्रीज इसी में और हैं, वो भी मैं तुम लोगों को बतला दूँ, है ना। कि अभी मैंने बताया कि लास्ट जो किया जाएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट से ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो फिक्टिशियस एसेट्स, है ना, फिक्टिशियस एसेट्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में, है ना। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, ये सब डेबिट है ना, तो अब क्रेडिट हो जाएंगे और इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसी प्रकार से अंडरराइटिंग कमीशन है या कोई और फिक्टिशियस एसेट है, ठीक। इसके बाद में जो ट्रांसफरर कंपनी की शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, इन सबको भी कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल या इसके अलावा जनरल रिजर्व हो गया, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ये सब डेबिट हो जाएंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। और लास्ट में एट लास्ट द बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। देखो ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज जो हैं वो थोड़ा सा टीडियस टास्क है, मतलब जर्नल एंट्रीज बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ जर्नल एंट्रीज बहुत ज़्यादा है। मैंने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है तुम लोगों को कि इतनी एंट्रीज एक बार एटलीस्ट पढ़ लोगे और 2 बार सुनोगे तो तुमको समझ में आ जाएंगे, उसकी दिक्कत नहीं है ना। तो जब 2 बार आप सुनोगे उसी चीज़ को तो फिर एंट्रीज समझ में आ जाएंगी। बुक में कई बार एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज अमलगमेशन, व्हाट एंट्रीज आर मेड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, है ना। तो अपन आराम से उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में अब मैं बताऊंगा तुम लोगों को जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, है ना। वो देखो मैंने पहले भी बताया था तुम लोगों को कि ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज जब अपन बनाएंगे तो इन द नेचर ऑफ मर्जर अलग बनेगी और इन द नेचर ऑफ परचेज अलग बनेगी। देखो अब अपन पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, है ना। ट्रांसफरी कंपनी मतलब जिस कंपनी ने ट्रांसफरर कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज को खरीदा है ना, ठीक। तो यहाँ पे मैंने तुम लोग को पहले भी बताया कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में अलग अलग एंट्रीज बनेंगी। क्या एंट्रीज बनेंगी पहले मैं बता रहा हूँ। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में, है ना। मर्जर के केस में पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगती है। क्या लगती है? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, है ना। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में इस मेथड का नाम क्या दिया गया है? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। जबकि परचेज के केस में बाद में देखोगे परचेज मेथड लगेगी, ठीक है ना। तो देखो 4-5 एंट्रीज ही होती है यहाँ पे, अच्छे से समझोगे समझ में आ जाएगी, है ना। स्पेशली ये सेकंड नंबर एंट्री ही है सबसे टफ और सबसे इम्पोर्टेंट, बाकी एंट्रीज तो सेम है ना, ठीक। तो पहला है व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज ड्यू। तुम लोगों को मालूम है परचेज कंसिडरेशन जब ड्यू होगा तो पेमेंट करना होगा ना, तो एंट्री होगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। क्योंकि ड्यू किसको होगा? ट्रांसफरर कंपनी को जो लिक्विडेटर होगा उसको बाद में हम पेमेंट करेंगे। अपन तो ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में बना रहे हैं ना एंट्री, ठीक है ना। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है ना। अब देखो होगा क्या कि ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ट्रांसफरर कंपनी की पूरी एसेट्स और लायबिलिटीज को लिया गया। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? मर्जर के केस में मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ। मर्जर के केस में पूरी की पूरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र किया जाता है ना, बैलेंस शीट वैल्यू पे ट्रांसफ़र किया जाता है।
पूरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया जाता है। कहने का मतलब है जितनी भी एसेट साइड में जितनी भी एसेट्स हैं, है ना, तो और लायबिलिटी साइड पूरे रिजर्व्स एंड सरप्लस को भी ट्रांसफर किया जाता है। ये बात तो सब लोगों को मालूम है। अब देखो उसकी एंट्री सेकंड नंबर कैसे बनेगी, यही है सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्री और सबसे थोड़ा टफ भी है, समझ में भी थोड़ा सा मुश्किल से आती है। मैंने आधी बनाई है, अभी कंप्लीट कर दूंगा इसको। फॉर एसेट्स लायबिलिटीज एंड रिजर्व्स आर टेकन ओवर, है ना, पहली बात रिजर्व्स भी ले लिया गया। तो देखो एसेट्स अकाउंट डेबिट हुआ, है ना, टू लायबिलिटीज, ठीक, टू बिजनेस परचेज, ये तो होगा, है ना, हर कंडीशन में होगा, ठीक। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सपोज दैट एसेट है 5 लाख रुपए, बैलेंस शीट में जो दी गई है, अच्छे से समझना, ठीक है ना। लायबिलिटीज अगर मैं बोलूं कि 2 लाख रुपए है ना, 2 लाख रुपीस की लायबिलिटी है, ठीक है ना। बहुत इजी मेथड बता रहा हूं, समझोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो और रिजर्व्स एंड फंड, अगर सपोज दैट रिजर्व्स एंड फंड में एक चीज याद रखना है अपने को, यहाँ पे रिजर्व एंड फंड में हमको यहाँ पे जनरल रिजर्व नहीं लेना है और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं लेना है। क्या क्या नहीं लेना है, जनरल रिजर्व और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लेना है, ठीक है ना। उनको छोड़ के बाकी के अगर रिजर्व्स एंड फंड है, जैसे आपका डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है, इन सबको लिया जा सकता है अगर बैलेंस शीट में दिए गए हैं तो, ठीक है ना। लेकिन जनरल रिजर्व और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को छोड़ के, ठीक है ना। तो अगर सपोज दैट रिजर्व एंड फंड है 1 लाख रुपए, सपोज दैट, है ना। अब 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए एक प्रकार से हम लोग नेट एसेट मान सकते हैं, ठीक है ना। अगर परचेज कंसिडरेशन जो है, अगर सपोज दैट यहाँ पे मैं बोलूँ कि परचेज कंसिडरेशन 3 लाख रुपए है, तो बिजनेस परचेज अकाउंट में तो हम लोग 3 लाख रुपए लिखेंगे ना, है ना। तो बिजनेस परचेज अकाउंट में कितना आ गया, 3 लाख रुपए, ठीक। तो 3, 2, 5 और 1 6 लाख रुपए, यहाँ पे ज़्यादा आ गया ना। तो जो डिफरेंस होता है उसको अपन जनरल रिजर्व अकाउंट में अब एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे नीचे का टोटल ज़्यादा आया है, 3 लाख, 3 और 2 5 और 1 6, 6 में से 5 गया 1, तो यहाँ पे जो जनरल रिजर्व अकाउंट हो जाएगा वो डेबिट हो जाएगा, कितना, 1 लाख रुपीज़। ये क्या रहेगा, बैलेंसिंग फिगर रहेगा, हमेशा याद रखना है। फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन में तुमको एसेट अकाउंट दिया है, 5 लाख की एसेट्स है, लायबिलिटीज है 2 लाख रुपए। हमने मान लिया कि अदर रिजर्व, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को छोड़ के, ठीक है ना। अगर अदर रिजर्व दिया है 1 लाख रुपए, तो 5 में से 2 और 1 3 लाख, और 3 लाख बिजनेस परचेज मतलब परचेज कंसिडरेशन भी दिया ही है ना, ठीक। तो अगर इनका टोटल जो है वो जो है आपका एसेट से कम अधिक आए, 3 और 2 5 और 1 6 लाख, मतलब इनके जो डिफरेंस है इसको अपन को कहाँ ट्रांसफर करने का, जनरल रिजर्व में अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन मतलब 3 लाख रुपए जो है वो नेट एसेट से ज़्यादा था ना। नेट एसेट का मतलब क्या है, 5 में से अपन ने 2 और 1 3 लाख घटाया, है ना। लेकिन अगर इसका उल्टा है ना, मतलब कहने का ये है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एसेट 5 लाख है ना, इसीलिए मैं करके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना। लायबिलिटीज यहाँ पे अगर सपोज दैट 2 लाख ही है ना। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी मैंने कहा 1 लाख ही है, लेकिन इसमें भी अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस और जनरल रिजर्व छोड़ दिया गया है ना, ठीक। तो 5 में से 3 गया, ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया है तुम लोगों को, 5 में से 3 गया 2, है ना। यहाँ पे अगर परचेज कंसिडरेशन जैसे यहाँ 3 लाख था, अगर मैं बोलूँ कि परचेज कंसिडरेशन केवल यहाँ 1.5 लाख ही है, कितना है, 1.5 लाख ही है ना। तो देखो यहाँ पे अब डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 और 1 3 और 1 4, 4,50,000 ही आ रहा है। तो जो डिफरेंस है उसको हमेशा कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 2 जनरल रिजर्व हो जाएगा
कितना 50,000 रुपीज। ये भी क्या रहेगा, बैलेंसिंग फिगर ही रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो तो यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या शामिल नहीं रहेगा, जनरल रिजर्व और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शामिल नहीं रहेगा। इस चीज को हमेशा याद रखना है। बाकी के रिजर्व्स एंड फंड्स यहाँ पे लिख सकते हो। समझ में आ गई ना बात, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस का फिगर है वो हमेशा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर नीचे साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो डिफरेंस जनरल रिजर्व डेबिट आएगा, और अगर सपोज दैट नीचे साइड का टोटल कम होता है तो जनरल रिजर्व क्या आएगा, क्रेडिट आएगा, है ना, ठीक, इस चीज को याद रखना है। तो या तो ये एंट्री बनेगी या तो फिर ये एंट्री बनेगी तुम्हारी सेकंड नंबर में, है ना। क्वेश्चन को करके देख लेना तो तुमको समझ में आ जाएगा, है ना। एसेट अकाउंट डेबिट कर लेना, लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट कर लेना, बिजनेस परचेज भी क्रेडिट करोगे, मतलब ये आपका परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा, है ना। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को छोड़ के बाकी के रिजर्व्स एंड फंड भी क्रेडिट कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद जो डिफरेंस आए उसको कहाँ ट्रांसफर कर देना, सीधी सी बात है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। जनरल रिजर्व डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। क्रेडिट होगा तो बैलेंस शीट में हम लोग लायबिलिटी साइड लिख देंगे, और अगर डेबिट होगा, है ना, डेबिट होगा तो उसको फिर रिजर्व एंड सरप्लस में ही माइनस में लिख दिया जाएगा, मतलब कि ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। समझ में आ गई ना बात, ठीक। थर्ड नंबर की एंट्री बहुत इजी है, व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड, ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट किया जाएगा ट्रांसफरर कंपनी को। एंट्री हो जाएगी लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक, मतलब यहाँ पे पेमेंट किस में किया जाना है, इक्विटी शेयर कैपिटल में किया जाना है, और जो फ्रैक्शनल अमाउंट है अगर कुछ तो पेमेंट बैंक अकाउंट के थ्रू होगा, ठीक। नेक्स्ट एंट्री होगी व्हेन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा यदि पेमेंट किए जाएं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। और कभी कभी ये एंट्री भी होती है कि अगर ट्रांसफरर कंपनी को ट्रांसफरी कंपनी अपने डिवेंचर्स इशू करती है ना, तो व्हेन डिवेंचर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इज टू बी कन्वर्टेड इनटू डिवेंचर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, तो ट्रांसफरर कंपनी के डिवेंचर अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि उसको कैंसिल करना है, तो डेबिट हो गया 2% डिवेंचर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। वो क्वेश्चन में तुम लोगों को ऑलरेडी गिवन रहेगा। समझ में आ गई ना बात। तो ये मैंने बताया तुमको अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर की जर्नल एंट्रीज, है ना। अब मैं बताऊंगा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज क्या एंट्रीज होती हैं। पूरी एंट्रीज यही होती है, केवल ये सेकंड नंबर एंट्री और थर्ड में थोड़ा सा चेंज आएगा, वो मैं अब तुम लोगों को बतला रहा हूँ। देखो इसके बाद में अब अपन डिस्कस करेंगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के केस में, है ना। जर्नल एंट्रीज क्या बनेंगी ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स में, ठीक है ना। इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। परचेज के केस में हमेशा याद रखना कौन सी मेथड यूज की जाती है, परचेज मेथड यूज की जाती है, ठीक है ना। अब पहली एंट्री वही है जो मैंने मर्जर में बताई थी, वह परचेज कंसिडरेशन अगर ड्यू होगा तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, बाद में हम लोग इसको पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। सेकंड नंबर एंट्री में ही जो चेंज आना है वो आएगा। देखो यहाँ पे तुम लोगों को मालूम है जब परचेज होता है तो पहली बात तो ये है कि ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ट्रांसफरर कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू फिगर पे लिया जाता है। रीवैल्यू फिगर पे लिया जाता है मतलब नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि इतने प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में दी है 5 लाख, 5,50,000 में ले सकते हो तुम, है ना। लाइबिलिटीज भी पूरी नहीं ली जाती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस को यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, है ना। केवल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, डिवेंचर्स ये सब लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी यहाँ फॉर एसेट्स लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर, रिजर्व्स यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे परचेज के केस में, ठीक है ना। रिजर्व अब यहाँ पे देखो ये व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट। नेट एसेट का मतलब क्या है, मैंने तुम लोग को बार बार बताया, नेट एसेट का मतलब क्या है, टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को घटा दो तो नेट एसेट आ जाती है,
ये बात तो सबको मालूम है। जैसे पहले नंबर कंडीशन में अगर मैं क्वेश्चन में कहूँ 5 लाख रुपए की एसेट है जो ली है, री वैल्यू फिगर है ना, एसेट 5 लाख की है ना, और लाइबिलिटीज जो है वो 2 लाख की ली है, तो 5 में से 2 लाख गया, कितना बचा नेट एसेट, कितना हुआ 3 लाख। 3 लाख रुपए की चीज को यदि बिजनेस परचेज, मतलब ये परचेज कंसिडरेशन है, 3 लाख की चीज को तुमने 4,50,000 रुपए में ले लिया ना, है ना, परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे मतलब ज्यादा हुआ नेट एसेट से। देखो फिर से बता रहा हूँ, 5 में से 2 गया 3 लाख, सीधी सी बात है। 3 लाख की चीज को तुमने 3 लाख से ज्यादा पे लोगे तो डिफरेंस को यहाँ पे कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, गुडविल में या कैपिटल रिजर्व में, है ना। तो 3 लाख की चीज को 4,50,000 रुपए में लिया है तो बैलेंसिंग फिगर क्या है, गुडविल का आया, है ना। तो गुडविल कितनी आ गई, 1.5 लाख रुपए। समझ में आ गई ना बात, ठीक। तो व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट तो डिफरेंस को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, गुडविल में ट्रांसफर किया जाएगा। सीधी सी बात है। अगर अपन प्रैक्टिकली भी बात करें, नेट एसेट है यहाँ पे 3 लाख, 3 लाख की एसेट्स को, नेट एसेट को हमने खरीदा है ट्रांसफरी कंपनी ने 4,50,000 में, मतलब ज़्यादा में खरीदा है ना, तो डिफरेंस क्या है, जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया है वो गुडविल का है। और मर्जर के केस में इसको कहाँ ट्रांसफर कर रहे थे, रिजर्व्स में ट्रांसफर कर रहे थे, बस यही डिफरेंस है बेसिकली, है ना। जनरल रिजर्व में वहाँ ट्रांसफर किया जा रहा था, ठीक है ना, वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अपन को रिजर्व फंड तो लेना ही नहीं है, ठीक है ना। अब व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेट एसेट, नेट एसेट से कम है ना। जैसे यहाँ पे लिया 5 लाख में से 1 लाख गया, 4 लाख की नेट एसेट आई, है ना, और परचेज कंसिडरेशन ये तो दिया हुआ है, 4 लाख की चीज को तुमने कितने में लिया, केवल 1.5 लाख रुपए में यदि लिया है तो डिफरेंस कितना आया, 2.5 लाख आया ना। तो 2.5 लाख को यहाँ पे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। समझ में आ गई ना बात। कैपिटल रिजर्व यहाँ बैलेंसिंग फिगर है तो यहाँ पे गुडविल बैलेंसिंग, तो जब नेट परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेट एसेट तो डिफरेंस को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि तुमने एक प्रकार से 3 लाख की चीज को केवल कितने में, सॉरी 4 लाख की नेट एसेट को तुमने केवल कम में खरीद लिया है ना, तो ये कैपिटल प्रॉफिट हो गया, तो इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कैपिटल रिजर्व को वही बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएंगे और गुडविल को बैलेंस शीट में एसेट साइड नॉन करेंट एसेट में दिखा सकते हैं, जब ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स में अपन बैलेंस शीट बनाते हैं। तो समझ में आ गई ना बात। यही थी सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्रीज जो मैंने तुम लोगों को बतला दी। एक बार फिर से बता रहा हूँ, मर्जर के केस में जो डिफरेंस होता है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, और जबकि परचेज के केस में गुडविल या कैपिटल रिजर्व आते हैं, ठीक है ना। 3rd नंबर एंट्री है, परचेज कंसिडरेशन पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे तो परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट जो है वो इक्विटी के अलावा प्रेफरेंस शेयर्स में भी किया जा सकता है, डिवेंचर्स में भी किया जा सकता है, और बैंक से तो किया ही जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट एंट्री है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया जाए, तो वही एंट्री है लिक्विडेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। डिवेंचर्स को कन्वर्ट करने की भी एंट्री वही है, ट्रांसफरर कंपनी के डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। और लास्ट की एंट्री जो है फॉर रिकॉर्ड ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व। देखो क्या होता है, मर्जर के केस में तो पूरे के पूरे रिजर्व एंड सरप्लस अपन ने ट्रांसफर कर दिए थे ट्रांसफरी कंपनी को, लेकिन यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस तो लिए नहीं जा रहे हैं ना, किसके द्वारा, ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा, बाइंग कंपनी के द्वारा नहीं लिए जा रहे हैं। तो कई बार लेकिन ऐसा होता है कि कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स का मतलब क्या है, कुछ रिजर्व्स ऐसे होते हैं जो वैधानिक संचय जिनको कहा जाता है, कानूनी रूप से जिनको मेंटेन करना जरूरी होता है, उनको क्या कहलाते हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व। जैसे डेवलपमेंट रिवेट रिजर्व हो गया या इस टाइप के रिजर्व, वो तुमको क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ने चूंकि रिजर्व एंड सरप्लस को ट्रांसफर किए नहीं, तो अगर क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि ये स्टैट्यूटरी रिजर्व को मेंटेन करना है आगे भी, तो उनकी भी रिकॉर्डिंग कर दी जाती है। फॉर रिकॉर्ड ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट किया जाता है टू स्टैट्यूटरी रिजर्व।
तो स्टैट्यूटरी रिजर्व को अपन नई बैलेंस शीट जब बनाएंगे ट्रांसफरी कंपनी में, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व को रिजर्व एंड सरप्लस वाले कॉलम में लिख देंगे, और अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को बैलेंस शीट में एसेट साइड नॉन करेंट एसेट्स में आप लिख सकते हैं। बाद में जब इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी तो इस एंट्री को रिवर्स कर दिया जाता है केवल, मतलब स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। ये भी एक एक्स्ट्रा एंट्री है जो परचेज के केस में जुड़ती है। समझ में आ गई ना बात? ठीक, तो अब देखो जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें तुम लोगों को बहुत ज़्यादा है, तो केवल ट्रांसफरर कंपनी की बैलेंस शीट दी रहती है, परचेज कंसिडरेशन वगैरह दिया रहता है, और लास्ट में तुम लोगों को कह देता है इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी जर्नल एंट्रीज बनाना है, वो अपने को सीख गए। और लास्ट में अपने को क्या आता है, ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में एक बैलेंस शीट बनाने को आती है कई बार कि आफ्टर अमलगमेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को पूरा जो भी है मर्जर या परचेज के हिसाब से जोड़ देना है। गुडविल या कैपिटल रिजर्व परचेज के केस में, या मर्जर के केस में क्या लिखेंगे अपन, जनरल रिजर्व में अमाउंट को लिखते हैं, है ना? ठीक, और इस प्रकार से अपने को ट्रांसफरी कंपनी की बैलेंस शीट भी फाइनली बना सकते हैं। ठीक है ना? तो देखो ये 4-5 टॉपिक्स अपने कवर हो गए इस चैप्टर में अभी तक। जो थ्योरी पोर्शन था तुम लोगों का कि अमलगमेशन क्या है, परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाए, और साथ में जर्नल एंट्रीज क्या होंगी इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी और इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है ना?